मिर्जापुर के बारे में मैंने कहानी सुनी थी कि उसके जो ऑडिशन चल रहे थे तो आपने मुन्ना भैया का जो किरदार था उसके लिए ऑडिशन दिया था। तो मैं उस समय ना फ्लूट बजाना सीख रहा था, तो मैं दो चार अपनी अलग अलग स्केल की फ्लूट बड़ी छोटी लेके पहुंचा ऑडिशन में। रोल कैसे मिला? एक सीन था मेरा जो छोटा सा, एक कि कहानी खत्म होती है, गोलियां चल रही हैं, दाएं 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 दाएं, गुड्डू अपना लंगड़ाता हुआ निकला बाहर, कट, और उसके बाद एक आदमी शीशे के सामने बैठा है और अपना सर मुंडवा रहा है। तो गुड्डू भैया से पंगा आपका बड़ा लंबा चला। असली में कैसे हैं गुड्डू भैया संबंध आपके? कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी, उनके क्राफ्ट के बारे में, उनसे जब काम करते हैं साथ में उनके, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? वो इतने ज्यादा, अभी आप इमोशन की बात कर रहे थे कि बिल्कुल कुर्सी मिलने ही वाली थी। सीजन 3 में ऐलान हो गया था कि अब गद्दी पर बैठेंगे शरद भैया। हमारे न्यूज रूम में भी एक मैडम है, उनको बड़ा दुख हुआ। मिर्जापुर में नहीं, मेड इन हेवन में भी मैं चाहती थी कि रसिका जी के बॉयफ्रेंड को मार दो अंकल प्लीज। तो आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी बनी है एज एन ऑडियंस कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप जब से कट्टा निकाल के मेरे माथे पे अड़ाएंगे और बोलेंगे बता 77 बड़ा कि 75 बड़ा। अरे यार खतरनाक सवाल। यही आपको नीचे लेने गए थे, कुछ कविता विता सुनाई इन्होंने आपको? काव्यात्मक तरीके से हमारे लिए पार्किंग ढूंढ रहे थे। ये भाई साहब हर आदमी के साथ एक किस्सा बनाता है। अब आपके साथ किस्सा बन गया है, अब इतना बेचे किस किस्से को? अगर मैं आप पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं बिना पीआर के, बिना कोई फिल्टर के, तो आप उसमें से क्या डिलीट करवाना चाहेंगे? अरे कहना क्या चाहते हो? समझा नहीं मैं कि आप उस डॉक्यूमेंट्री में क्या चाहेंगे जो लोग ना देखें? चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन का कुछ विवादित पक्ष बताओ इनको। मेरा ये सवाल है आपसे कि एक सेकंड सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे 32 मिर्जापुर आपने करी, उसके बाद एक सेकंड, पहली बार कैमरा फेस किया और फिल्म को ऑस्कर मिल गया। हमको नहीं बता रहे, डायरेक्टर्स को बता रहे हैं। सुना करो थोड़ा बातें यार, बोलते बहुत हो। पूछा सौरभ ने क्या करे तो पेल दिया सबने, ऐसे ही, ये करिए ये करिए ये करिए। सब सवाल हो गए भाई? अरे नहीं, आप कोई सवाल नहीं। न्यूज पिंच पर आज बहुत खास मेहमान आए हैं, हमारे दोस्त हैं, मुंबई से आए हैं। उनका नाम अंजुम शर्मा है, एक्टिंग करते हैं, मगर हो सकता है कि आप उनको किसी दूसरे नाम से जानते हो। अगर मैं नाम लूं, शरद शुक्ला। मिर्जापुर देखी है, उसमें शरद शुक्ला भाई साहब थे, गद्दी पर दावेदारी कर रहे थे। अब 3rd सीजन में आते आते वो गद्दी की दावेदारी जरूर खत्म हो गई, मगर मुन्ना भैया का एक रोल से उनका रिश्ता था जो अभी तक जारी है। उनकी नई सीरीज आई है कप्तान नाम से, जहां पर वो मुन्ना भैया वाला किरदार निभा रहे हैं। तो पिछले मुन्ना भैया शरद शुक्ला और नए मुन्ना भैया, सबके बारे में बात होगी। मिर्जापुर फिल्म के बारे में बात होगी जो बहुत जल्द आने वाली है, उसमें क्या कुछ नया होने वाला है, सब कुछ बताएंगे हमारे दोस्त अंजुम जी। अंजुम जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया। तो कैसा लग रहा है दिल्ली आके? घर है आपका? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ आके बड़ा अच्छा लग रहा है। दिल्ली घर है, लेकिन दिल्ली में ही पैदाइश हुई है, सारे परिवार वाले दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन अब दिल्ली मेरे लिए गुड़गांव तक ही सीमित है। गुड़गांव में ही रहता हूँ, वहीं पे दोस्त वगैरह हैं, और आज यहाँ के बड़ा अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको न्यूज़ पिंच के लिए। थैंक यू। मैंने देखा है आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और जितना बड़ा काम, बढ़िया काम आप पहले किया करते थे, उससे और आगे बढ़ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच। आप भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, और मिर्जापुर में आपका बढ़िया काम हम लोगों ने देखा। और मिर्जापुर के बारे में मैंने कहानी सुनी थी कि उसके जो ऑडिशन चल रहे थे तो आपने मुन्ना भैया का जो किरदार था उसके लिए ऑडिशन दिया था। वहां तो दाल नहीं गली, मगर एक नई आपकी सीरीज आई कप्तान, वहां मुन्ना भैया वाला रोल आपको मिल गया फाइनली। तो मुन्ना भैया के रोल से कितना प्रेम था आपका जो अंततः पूर्ण हो गया? कैसे? नहीं, बिल्कुल, और कमाल की एक कड़ी है जो जुड़ी है। मतलब बिल्कुल ये सही है कि इनिशियली जब मिर्जापुर बन रहा था, तो मिर्जापुर सीरीज जब बन रही थी तो सुना था कि बड़ी एक अच्छी, मतलब ये तो एकदम बोलते हैं ना, प्री हिस्टोरिक टाइम है कि जब ओटीटी और सीरीज इतना ज़्यादा फटा नहीं था, लोगों को ज़्यादा पता नहीं था, तब एक ऐसा शो बन रहा था। तो पता चला कि बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो मन में इच्छा हुई कि यार इसका तो हिस्सा होना चाहिए। तो हमने कोशिश की। तो जो कास्टिंग कर रहे थे उनके पास अक्सर दूसरी चीज़ों के लिए ऑडिशन होते ही थे, तो मैंने कहा भाई उनसे आग्रह किया कि आप इसके लिए भी ऑडिशन लीजिए। उन्होंने कहा भाई ऐसा कास्टिंग के हिसाब से आप किसी चीज़ में जा तो नहीं रहे हैं, लेकिन हम फिर भी कोशिश करते हैं, दे दो, एक रोल है जिसके लिए हम कास्टिंग कर रहे हैं, बहुत दबंगी आदमी है और कलरफुल इंसान है मुन्ना, तो दे दो। तो मैंने कहा ठीक है, दे दिया। तो मैं अपना एक वर्जन लेके गया कि ऐसा होगा, बैठेगा, ये करेगा, वो करेगा, ये जानते हुए कि शायद इसमें होना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑलरेडी बता दिया गया था कि एक तरह का इंसान चाहिए और आप उसमें कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे वो चीज़ की, लेकिन किस्मत में मिर्ज़ापुर के दायरे में
आई थिंक मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया चीज़ लिखी हुई थी शरद शुक्ला का रोल, जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार था क्योंकि बहुत अलग था। और इसकी मिलने की जो कहानी, ये रोल आपको जिस तरीके से मिला, मैंने देखा, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वापस से मुन्ना वाले ऑडिशन पे लौटते हैं। क्या उस ऑडिशन में हुआ क्या था? कुछ गालियां देनी थी या किस तरह के डायलॉग थे? ऑडिशन कैसा था? क्योंकि मुन्ना भैया का जो रोल है ना, वो हम सबके दिमाग पे बड़ी एक छाप छोड़ता है ना? उनका जो कलाकारी है, जो उन्होंने बदमाशी की है उसमें, वो बड़ी खतरनाक किस्म की। आप थोड़े मतलब बैकग्राउंड थोड़ा क्रिमिनल था, मगर सज्जन टाइप था, है ना? Correct. थोड़ा सोफिस्टिकेटेड सा था। मगर मुन्ना भैया वाला एकदम देसी बदमाश गुंडा, सड़क छाप, जो मनो बोल दो, तो बड़ा लोग रिलेट कर रहे थे। तो ऑडिशन क्या था? क्योंकि गालियों से तो आपका नाता रहा ही होगा, दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ऑडिशन जो कर रहे थे तब बहुत ही एक ओपन एक उसमें एक ट्रेंड था कि आप ओपननेस थी कि आप जो भी चाहें कर सकते हैं, आपको ये लाइनें इस तरह से बोलनी है। और आई थिंक वो ऑडिशन जो मुझे याद है वो सीन था जब मुन्ना गोलू और स्वीटी को गली में रोक लेता है रिक्शे पे और बोलता है एक नया कहीं लगा है सॉफ्टी आइसक्रीम का पार्लर चलो। तो वो था, तो मैंने सोचा यार ये क्या होगा इंसान, तो मैंने पूछा, तो काफ़ी चीज़ें ओपन थी। तो मैंने सोचा एक काम करता हूँ, ये आदमी पता नहीं मेरे दिमाग में क्या है, ये हो सकता है थोड़ा ना जिस तरीके का आदमी थोड़ा रसिक होगा, उसको म्यूजिक का इंटरेस्ट होगा। तो मैं उस समय ना फ्लूट बजाना सीख रहा था, तो मैं 2-4 अपनी अलग-अलग स्केल की फ्लूट बड़ी छोटी लेके पहुंचा ऑडिशन में। और मैंने कहा यार एक काम करते हैं, मैं हो सकता है अपने दोस्तों के साथ लफंडरों के साथ बैठा हूँ और फ्लूट बजाना सीख रहा हूँ, तो उन्हें ही इम्प्रेस कर रहा हूँ। और फिर वो कहते हैं, और वो बेचारे झूठी तारीफ कर रहे हैं कि अरे यार क्या ही बजा रहे हैं, लेकिन इनके सामने मुन्ना के सामने बोल तो नहीं सकते, तो वो कुछ भी बजा रहे हैं लेकिन उसकी तारीफ कर रहे हैं। और फिर अचानक से स्वीटी आती है, तो ये मैंने सोचा कि मैं करूं। और हाँ मतलब थोड़ा बहुत छेड़छाड़ और गाली वगैरह तो उसमें थी, लेकिन ऑडिशन में उतना नहीं था। तो वो किया और मतलब वो तो करके फिर भूल गए। फिर शरद शुक्ला की चीज़ शुरू हुई और शरद शुक्ला का रोल कैसे मिला? थोड़ा इसके बारे में बताइए, वो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये बहुत छोटा सा किरदार था, वहाँ आपको कॉल लेनी थी। एक बड़ी सीरीज बन रही है, उस समय नहीं पता था क्योंकि वो बहुत शुरुआती दौर था ओटीटीज का, है ना, बनना। और वहां पर एक छोटा सा रोल, जबकि उससे पहले आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है ना, उसका एक्सपोजर के लिहाज से ना रहा हो, और थिएटर में आपका लंबा एक्सपीरियंस था, आप वर्सेटाइल हो चुके थे, आपको पता था कैसे करना है, और एक ब्रेक थ्रू की बात थी, पर आपको उस वक्त नहीं पता था कि इतना बड़ा रोल साबित होगा। तो कैसे चुनाव हुआ वो? तो जैसा कि मैंने कहा कि एक अच्छे काम से जुड़ने की हमेशा इच्छा रही। और मिर्ज़ापुर जब लिखा जा रहा था, जब उसकी कास्टिंग हो रही थी, तो पता था कि भाई उसमें नाना प्रकार के किरदार हैं, अच्छे एक्टर्स चाहिए, तो कोशिश की। फिर उसके बाद उन्होंने कहा देखिए एक दिन समय आया कि उन्होंने कहा कि अब हम 15-20 दिन बाद शूट पे जा रहे हैं। सारी कास्टिंग तो हो चुकी है, एक किरदार बाकी है जिसका सीज़न 1 में तो ज़्यादा कुछ नहीं है। हो सकता है सीज़न 2 अगर बने, हो सकता है, क्योंकि उस समय ये था कि भैया अभी एक नई सीरीज़ बन रही है, यही बन जाए ठीक से, लोगों को पसंद आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। सीज़न 2 होगा, नहीं होगा, किसी को नहीं पता था। तो उन्होंने कहा हो सकता है। तो मैंने कहा क्या है भाई? तो उन्होंने स्ट्रक्चरली एक सीन सुनाया, जो कि बहुत बढ़िया लिखा हुआ था। उस सीन का अपने आप में एक शुरुआत थी, एक अंत था, एक मिडल था और एक अंत था कि भाई एक लड़का आया है और लड़के को आते ही, लड़का है इसी वर्ल्ड से, मिर्ज़ापुर की दुनिया से है, जौनपुर की दुनिया से है, क्राइम वर्ल्ड से है, लेकिन उसको इसमें इच्छा नहीं है करने की। तो एक ऑलरेडी एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया उस कैरेक्टर में। फिर ये हुआ कि सीन में वो अपने बाप को समझा रहा है कि अब आपको अगर बड़ा बनना है, या तो आप छोड़ दीजिए, और अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं और बड़ा बनना है तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे करा जाएगा। तो स्ट्रैटेजी भी है। और उसके बाद एंड में वो स्ट्रैटेजी करता है, ये सब चीज़ें वो बाप मान जाता है उसके बाद, तो वो इत्मीनान से कहता है चलिए ठीक है, और वो विड्रॉ भी कर लेता है। तो ये इतना ज़्यादा मैच्योरिटी और ये सारी चीज़ें मुझे उसमें दिखी, तो मैंने कहा यार ये सीन तो बढ़िया है, हो सकता है किरदार अगर सही चला और आगे कुछ हुआ तो हो जाएगी बात। लेकिन उसमें सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये हुई कि हम तो अपना सीन करके चले गए, 1-2-3 दिन का शूट था, ख़त्म हो गया। अब जब वो पूरी सीरीज़ बनी, उसका पूरा एक एडिट था, शुरुआत हुई कहानी, ये हुआ, वो हुआ, एंड में वो पूरा जो वेडिंग सीन में ये मार-धाड़ होती है, सब हो गया। बीच में कहीं एक सीन था मेरा जो छोटा-सा एक कट था, जिसमें जब उसके जो फादर प्ले कर रहे हैं रतिशंकर शुक्ला, उनकी डेथ हो जाती है, तो वो शीशे के सामने बैठ के अपना जो सर है, वो शेव करता है। ये बीच में आना था कहीं, स्ट्रॉन्ग सीन था। बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंट है वो। तो वो बीच में कहीं आना था। अब उनको जब पूरा एडिट उन्होंने लगाया कहानी में, तो उसकी जगह ही नहीं मिली। तो उन्होंने कहा इसको हटा दो। अब ये हो गया, पूरी कहानी बन गई, सीरीज एंड हो गई। तो जो उनका एडिटर था, मतलब थैंक यू, उसका नाम हर्ष है तो उसने क्या किया कि यार इसका क्या करूं, तो खत्म हुआ पूरी कहानी और उसने एंड में ऐसे ही छोड़ दिया कि यार इसका देखेंगे नहीं तो डाल देंगे डब्बे में।
अब वो जब हुआ करते करते चीज़ें फाइनल हो गई, एकदम पूरा एडिट लॉक हो गया, तो उसके बाद जब मेकर्स ने देखा तो कहा यार ये हो रहा है और ये एंड में क्या है कि कहानी खत्म होती है, गोलियां चल रही हैं, दाएं 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 दाएं, गुड्डू अपना लंगड़ाता हुआ निकला बाहर, कट, और उसके बाद एक आदमी शीशे के सामने बैठा है और अपना सर मुंडवा रहा है। तो ये इतना ड्रामेटिक मोमेंट था, तो उन्होंने कहा यार एक काम करो, अब इसको एडिट में लॉक करो, ये हमारा बहुत बड़ा प्रॉमिसिंग पॉइंट होगा सीजन 2 के लिए। तो वो एडिट में उसको जगह मिल गई, और जब वो शो रिलीज हुआ तो वो इतना बड़ा हो गया कि वो प्रॉमिस बहुत बड़ा हो गया, और इसलिए उनको मतलब बाकी चीजें तो उनका था कि यार बाकी क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे लेवल पे लेके आना है सीजन 2 में, ये उस दिन तय हो गया। तो ये कह सकते हैं कि और किसी का लक काम किया ना किया, आपका लक तो काम किया। शुरुआत में छोटा सा ब्रेक थ्रू था, मगर वो सेकंड सीजन की नींव रख गया, जिसमें आपको पर्याप्त किरदार मिला, और सीजन 3 तो एक तरीके से मान सकते हैं कि आप मुख्य किरदार में थे एक तरीके से, आपका ही और गुड्डू भैया का पंगा चल रहा था। तो गुड्डू भैया से पंगा आपका बड़ा लंबा चला, असली में कैसे हैं गुड्डू भैया संबंध आपके? बहुत अच्छे हैं, मतलब अली जो है एकदम उल्टा है, मतलब उसमें आई थिंक एक जो कॉमन चीज है गुड्डू की और अली की, वो है कि मासूमियत। दोनों ही बेस लेवल पे बहुत ही मासूम तरीके के इंसान है, लेकिन मतलब क्या होता है ना, नॉर्मली जब आप कम होता है ऐसा अनुभव कि जब आप किसी एक्टर के साथ एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो दोनों ही पावरफुल हैं और कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो आपके बीच में कहीं ना कहीं उसकी ऐसी एनर्जी हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा एक कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर में ही हैं। जब भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके पर्सनालिटी पे भी फर्क पड़ता है, आप अपना करते हैं, वो अपना कर रहा है, फिर आप देखते हैं। लेकिन अली के साथ ये रहा कि मुझे याद है हमारे बड़े बड़े सीन सीजन 3 में एक बहुत बड़ा फेस ऑफ है चुनार में, बीच में होता है, जब मेरी गाड़ियां काफिला आ रहा है, उसका भी आ रहा है, और दोनों टकराते हैं और कोई बात होती है। उस सीन को शूट करने से ठीक पहले अली का फोन मुझे आया, हम लोग वैन में ही थे, कहा भाई मैंने ये पढ़ लिया है, कैसा लग रहा है तुझे? मैंने कहा हाँ यार। कह रहा है यार कुछ कुछ लग रहा है तेरे को, कुछ ऐड करना है, कुछ करना है, बता कैसे करेंगे, मैं आ जाता हूँ, वो आ जा, एक बार रिहर्स कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या लग रहा है। तो वो इतना सही कोलैबोरेटिव प्रोसेस था कि मुझे बड़ा अच्छा लगा इस बात से कि यार ये तो मतलब क्या है कि जहां आप ऑपरेट कर रहे थे, जहां परफॉर्म करने वाले थे, आप उससे 2 नॉच ऊपर चले गए, क्योंकि आपका पहले आप अकेले अकेले मिलके उस सीन को बढ़ा रहे थे, बना रहे थे, अब आप दोनों मिल के बना रहे हो, तो उसकी एनर्जी अच्छी हो जाती है। तो अली के साथ बहुत बढ़िया है। मिर्ज़ापुर की दुनिया के अलावा भी बहुत सपोर्टिव उसका एक इक्वेशन रहती है। एक और चीज़ मैंने की थी जो रिलीज़ हुई थी, उस पे मतलब उनका कोई कनेक्शन नहीं था, कोई ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के उसको सोशल मीडिया पे डाला, उसे प्रमोट किया, तो बहुत ही एक सपोर्टिव और बहुत ही अच्छा संबंध है। अच्छा, आपने ये चीज नोटिस की, जैसे हम अपने साथियों को बता, साथियों के बीच चलते हैं थोड़ा, हमारे जो आपकी तरफ देख रहे हैं, तो मैंने जब इनको बताया कि अंजुम शर्मा आ रहे हैं, तो ये तुरंत कैच नहीं कर पाए। फिर मैंने बताया कि वो शरद शुक्ला आ रहे हैं, तो बोला अच्छा वो आ रहे हैं, तो हाँ सब फिर जान गए तुरंत कि अच्छा आप आ रहे हैं। तो ऐसा होता है रियल लाइफ में भी कि आप कहीं घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, एयरपोर्ट में कहीं पे हैं, तो आपसे लोग बोले शरद भैया कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल होता है, और एयरपोर्ट पे होता है, कहीं भी आप जा रहे हो पब्लिक प्लेस में, हमेशा शुक्ला जी, शरद शुक्ला, ये बहुत होता है। और बल्कि जब सीजन 3 रिलीज हुआ था तो मैं दिल्ली में ही था, मुझे याद है गुड़गांव के एक कॉर्पोरेट एक हब है, वहाँ पे मैं घूम रहा था, तो प्रभाव किसी कहानी का या किसी शो का कितना होता है उस दिन समझ आया कि अपने कॉर्पोरेट ऑफिस से लोग निकले, और वो क्योंकि वो इमोशन लेके निकल रहे थे, शायद जो सीजन 3 का एंड का इमोशन था कि वो गद्दी पे बैठा है, उसको मिल भी गया लेकिन मिला भी नहीं, और ये वो, तो वो इतने इमोशन से आए थे कि ऐसे वो मिले इतने ज्यादा इमोशनल होके कि भैया आप यहाँ कैसे, और ये, और बहुत अच्छा लगा। तो मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गया था उस समय कि यार मतलब, और तब मुझे समझ में आया कि यार जो हमारे ऊपर फिल्मों का या किसी किरदार का, जब हम देखते थे, या अमिताभ बच्चन हो या दिलीप कुमार हो, ऐसी फिल्मों का प्रभाव हम पे होता था और एक असर रहता था काफी समय तक, तो वही असर आपने बतौर ऑडियंस जब दूसरों को देखा तो बहुत ही एक इमोशनल और कमाल का एक्सपीरियंस था। ये एक मतलब भाव भी मिलता है कि ठीक काम हुआ है, हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो काम कर रहे हो, मेरे लिए हमेशा ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है, इवन इन कप्तान ऑल्सो, क्योंकि कप्तान की बात करेंगे हम, तो कप्तान में जैसा जहाँ से बात शुरू हुई थी कि भाई एक कड़ी जो मुन्ना के साथ जुड़ी हुई थी, शरद की और मुन्ना की, एक दूसरे शो में उसी तरीके का किरदार करना, मतलब नाम वही है, किरदार तो अलग है,
तो वो मतलब इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था कप्तान की भी स्क्रिप्ट तो मुझे लगा यार मुन्ना रखना है नाम, क्योंकि ऑलरेडी एक है किरदार। फिर मैंने कहा नहीं ठीक है करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अलग था ये किरदार। और एक चीज़ हमने इंटरेस्टिंगली ये की कि मिर्ज़ापुर की पूरी दुनिया ईस्टर्न यूपी में सेट है, ये किरदार मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, वेस्टर्न यूपी में सेट था। तो वो फिर हल्का सा उसका एक हिंट था, तो मैंने कहा यार फिर उसको रखते हैं प्रॉपर। और डायलेक्ट वगैरह मैं वैसे ही जाता हूँ, एकदम वो ज़मीनी इंसान लगना चाहिए। डार्क है, ह्यूमर है उसमें, तो बहुत अलग था, तो मज़ा बड़ा आया करने में। और हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे अभी आप इमोशन की बात कर रहे थे कि बिल्कुल कुर्सी मिलने ही वाली थी, सीजन 3 में ऐलान हो गया था कि अब गद्दी पर बैठेंगे शरद भैया, और उसके बाद फिर धाए 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 खेल खत्म। तो जनता इमोशन थी। हमारे न्यूज रूम में भी एक मैडम है जो बहुत इमोशन हो गई थी, मतलब इनको बड़ा दुख हुआ और ये आपसे बड़ा एसोसिएट करने लगी थी कि जैसे सब लोग चुन लेते हैं ना अपना अपना हीरो, कि हम चाहते हैं गुड्डू भैया कुर्सी पर बैठे हैं, कोई चाहता है कि या मुन्ना भैया बैठते, या कोई चाहता है कि कालीन भैया बैठे रहे। सबका अपना अपना हीरो था। इन मैडम के हीरो आप थे, पता है आपको? ये अंकल हमसे बोली कि जब मैंने बताया कि आप बाहर हैं, तो बोले जब खत्म हुआ खेल आपका तो बड़ा इनको दुख हुआ, क्योंकि ये चाह रहे थे कि आप ही को कुर्सी मिलनी चाहिए। बताइए भाई। सर हेलो सर एक्चुअली सर मिर्ज़ापुर में नहीं, मेड इन हेवन में भी मैं चाहती थी कि रसिका जी के बॉयफ्रेंड को मार दो अंकल प्लीज। कहीं तो जीते। मेरा हमेशा था कि आप जीतो, कहीं तो जीतो, हर बार आपके साथ धोखा ही क्यों हो रहा है? मैं तो बताइए भाई, हर बार धोखा क्यों हो रहा है? एक तो मुझे इस बात की बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि यार, और मैं उसी श्रेणी में आप सबको इस समय रख रहा हूँ कि जितनी भी बुद्धिजीवी ऑडियंस है ना, उनको बहुत बड़ा कनेक्शन है मेरे किरदारों के साथ और जो काम मैं करता हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप क्या है कि जो लोग नॉर्मल ऑडियंस है, जो जा रही है, जो सिर्फ एंटरटेनमेंट से कनेक्शन रखती है, वो आपकी ऑडियंस से अच्छी बात है। लेकिन बुद्धिजीवी लोगों को भी इम्प्रेस करना बड़ा मुश्किल है। जो लिखे पढ़े लोग हैं, जो लिटरेचर जानते हैं, जो जर्नलिज्म करते हैं, जो राजनीति जानते हैं, उनको भी अगर आप एंटरटेन कर सकें और एक कनेक्शन बना सकें, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है वो ऑडियंस मिलके। लेकिन हाँ, आपका जो सवाल था, ये वैसी वाली बात है कि किसी ने मुझे कहा कि कभी कि भाई आप ना थोड़े ऐसा लगता है कि अंडररेटेड एक्टर है आप, हम चाहते हैं कि आप और दिखें। तो मैंने कहा भाई ये बहुत अच्छी बात है, मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपको लगता है कि मुझे और दिखना चाहिए, कि जितना दिखना चाहिए उतना मैं नहीं दिख रहा हूँ, बजाय इसके कि ये हो कि यार बहुत दिख रहे हो तुम। यार इतनी आपके बारे में बातें क्यों हो रही हैं, ऐसे भी क्या बात है? मैंने कहा ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंतजार ठीक है। हाँ, इंतजार है। ओवर हो जाए कि भाई आदमी के पास कर भाई हो गया। यार इतना क्यों मिल रहा है इनको, इतना क्यों दिख रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, ये तो वैसे ही है कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई इनको मिलना चाहिए, इनके साथ धोखा क्यों हो जाता है, तो आई थिंक वो सिंपैथी वाली एक कनेक्शन है जो लोगों का जुड़ा हुआ है, तो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन हाँ, मतलब मिर्ज़ापुर के एंड में मैं यही कहूँगा कि जैसे मतलब उनको एक बहुत बड़ा एक कहते हैं ना, एक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी में कि आपको सब कुछ मिल जाता है, आप किंग हैं, आप राजा हैं, तो आपको कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन एक उसकी जो आपको कीमत है वो चुकानी पड़ेगी। तो वो वही है मिर्ज़ापुर में कि गद्दी मिल गई, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको जान से कीमत चुकानी पड़ी उसकी, तो वही है। लेकिन वो विजुअल बहुत, लेकिन जब मुझे गुरु जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि सीजन 3 का एंड क्या होगा, तो उन्होंने उस समय सीन लिखा जा रहा था, तो मैंने तो ठीक वो नहीं बता पाए कि कैसा है, तो उन्होंने कहा इस तरीके से होगा, वो आएगा, पंकज जी, कालीन भैया का किरदार यहाँ पे होगा, लोग होंगे, ऐसा वैसा ये कुछ होगा। लेकिन जो लास्ट विजुअल है वो ये है कि शरद शुक्ला विल डाई एज अ किंग। मैंने कहा वो मरेगा और लास्ट विजुअल होगा कि वो बैठा है अकेला कुर्सी पे और कैमरा जूम आउट होगा। मैंने कहा भाई जो भी हो अब सीन, ये विजुअल ने मुझे एकदम इम्प्रेस कर दिया है कि ये तो बहुत बढ़िया है, तो वो एक्साइट हो गया था मैं। गए मगर मुकाम हासिल करके, मतलब तुम्हारे जो हीरो हैं उनको मिल गया था, वो बात अलग है, उसके बाद 3 गोली भी मिली मगर मिल गया था। बाकी आज एक्स्ट्रा खुश दिख रही है, इसका कारण ये भी आपने बुद्धिजीवी बोला है। मुझे पता है कि कैसे लोगों को खुश कर देना है। हीरे को तराशता है, हीरा ही हीरे को तराशता है। मानो कि नहीं। अच्छा, अब अखंडानंद त्रिपाठी जो कि कालीन भैया, पंकज त्रिपाठी, उनकी बड़ी चर्चा हुई है ना, उनके उनके बारे में, उनके क्राफ्ट के बारे में, उनसे जब काम करते हैं साथ में उनके, तो कैसा रहता है एक्सपीरियंस? पंकज जी एक, मतलब ये कहना एक अंडरस्टेटमेंट होगा कि एक अद्भुत व्यक्ति हैं और एक्टर भी हैं। वो अब इतना काम कर चुके हैं और कहीं ना कहीं उनकी एक पर्सनालिटी भी होती है। जैसे मैं मानता हूँ कि आपका क्राफ्ट बहुत अच्छा हो सकता है, आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे एक्टर हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर काम करता है कि आप व्यक्ति किस तरह के हैं।
वो इतने ज्यादा मोमेंट में रहने वाला इंसान है कि वही चीज, वही सहज भाव जो उनका जीवन में है, वही उनके परफॉर्मेंस में भी दिखता है। तो जब भी हम साथ होते थे, मतलब जब मैं कई बार, क्योंकि सीजन 3 में बहुत ज्यादा सीन्स हमारे साथ में थे, तो सुबह पहुंचते ही मैं, रिचुअल था कि अगर वो आ गए हैं तो मैं जाऊंगा उनके वैन में नमस्ते कहने। तो वो कहेंगे अरे भाई आ गए तुम, एक काम करो, हमारा कॉल टाइम कितनी देर है, लग रहा है 2 घंटा और है, तो आओ बैठते हैं, फिर बातें करेंगे। अगर फिर अपने बॉय को बोलेंगे अगरबत्ती लगा दो, ये कर दो, तो लंच में क्या खाएंगे, वो सारी चीजें हो रही हैं। उसके बाद आराम से जाते थे। और सीन से आप मानेंगे नहीं, कई बार ये थोड़ा ऐसा भी हो जाता है कि नहीं यार थोड़ा फोकस चाहिए। सीन से ठीक पहले लाइनें तो तुम्हें याद होंगी, तो रिहर्स क्या करना है, सीधा बोल देंगे, तो यहाँ वहाँ की बातें करेंगे। उतने ज़्यादा कल्चरली एक्टिव हैं वहाँ पे, जिस देश में, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, खाना क्या है, लोग कैसे हैं, उसके बारे में लगातार उनकी चर्चा होगी। और फिर बहुत ही आराम से तुरंत वो शिफ्ट होते हैं अपने किरदार में। आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है कि देखो अभी ये आदमी बहुत आराम से चल रहा है, अब ये तुरंत शिफ्ट होगा, तो थोड़ा आपको अपना काम तैयारी से करना ज़रूरी है। लेकिन कोई कोई लोड नहीं, कुछ नहीं। इनफैक्ट एक सीन हम कर रहे थे, तो मैंने ऐसे, हम बात कर रहे हैं और सिर्फ बातचीत है, दोनों बैठे हैं रूम में, पलंग पे मैं आता हूँ, बैठता हूँ, उनको शॉल उड़ाता हूँ और बैठा हूँ, बात करते करते अब दोनों आलती पालती मार के बैठे हैं। तो करते 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 अब सीन में कभी मुझे पैर में हल्की सी खुजली लगी, तो मैंने ऐसे खुजा लिया बात करते करते। अब सीन हो गया, तो उसके बाद, सीन के बाद उन्होंने बोला अरे जानते हो वो तुम सीन में इतना ज्यादा वहां पे प्रेजेंट थे कि सीन करते करते तुमको हल्के से वहां पे खुजली लगी, तो तुमने खुजा लिया और तुमने खटपट कुछ नहीं बोला। उस समय मुझे लगा रही यार ये कितना मोमेंट में आदमी है, तो मुझे तो याद भी नहीं था, लेकिन मैंने कहा यार ये कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन है। तो बहुत ही मजेदार, मतलब मैं तो मानता हूँ कि एक स्कूल है वो अपने आप में, और बहुत मजा आया और बहुत आसान था। मतलब मुझे लगता है कोई भी काम जितना बड़ा दिखता है ना, वो उतने ही सिंप्लिसिटी से और सहजता से होता है। तो वैसा ही था एक्सपीरियंस। अब ये लोग सोच रहे होंगे कि सब इधर उधर बातें कर रहे हैं भाई साहब, इनसे ये पूछिए कि मिर्जापुर पिक्चर कब आ रही है, उसका बड़ा इंतजार है लोगों को। मिर्जापुर पिक्चर आ रही है 4 सितंबर 2026, अभी तक जो सूचना है, जो खबर बाहर आई है। और हाँ ये है, और बड़ा और इससे मतलब जुड़ा दूसरा सवाल ये होगा कि इसमें होने क्या वाला है मिर्जापुर पिक्चर में क्या होगा? सब जो आई वेब सीरीज आई थी उसके जैसा होने वाला है या कुछ नया देखने को मिलेगा? नहीं, मतलब ज्यादा ना बोलते हुए इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि जो आप देख चुके हैं सेम वही तो नहीं होगा। दुनिया शायद वही हो, किरदार वही होंगे, कॉन्फ्लिक्ट भी जो है मूल तौर पर बेस लेवल पे वही होगा, लेकिन काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं। स्केल बहुत बड़ा है। मैंने जो छोटा मोटा एक आध पिक्चर्स जो कुछ देखे हैं शूट के, वो स्केल बहुत अच्छा लग रहा है। वो लगता है कि जब आप बड़े पर्दे पे, मिर्ज़ापुर एक ऐसी चीज़ है जिससे जिसे लोग बहुत लोगों में लोकप्रिय है, लोग बहुत पसंद करते हैं, तो जब वो बड़े पर्दे पे आए तो एक विजुअल होना चाहिए। तो उस तरह की चीज़ें हैं। बाकी बहुत कुछ अलग होगा, मज़ेदार होगा, जो कि एक टेम्पलेट है मिर्ज़ापुर का कि एंटरटेनमेंट जो भी हो मज़ा आना चाहिए तो वैसे मुन्ना भैया लौट रहे हैं कि नहीं? हाँ, मुन्ना भैया हैं, गुड्डू भैया हैं, और आप हैं? मैं हूँ एक अलग भूमिका में हूँ। मतलब इंटरेस्टिंग है, कुछ चीज़ ज़्यादा मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंगली उन्होंने, एक्चुअली ये था कि एक कहानी घड़ी गई जो कि मतलब 8-10 घंटे की सीरीज, उतना कंटेंट अब आप 2 घंटे में देखेंगे वही चीज़। तो वो एक फिल्म होती है, एक प्लॉट ड्रिवन होती है, तो चीज़ें जल्दी मूव करती हैं कि वो आगे आगे बढ़ते रहो और आपको मज़ा भी आता रहे। तो कोशिश ये थी कि एक आध किरदार जो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं रहे सीजन 3 में, उसमें तो उनको कोशिश की जाए कि वो आएँ। तो एक स्क्रिप्ट ख़त्म होते होते एक चीज़ ये उन्होंने तय किया कि मेरे किरदार को वो चाहते हैं कि किस तरह से वो आए। तो एक बहुत अच्छे और इंटरेस्टिंग तरीके से वो दिखेगा। अब वो कैसे होगा वो आप देखिएगा। बाकी बहुत मज़ेदार है और पहली बार ऐसा कुछ अनुभव होने जा रहा है। मतलब आज तक हमने, मुझे तो याद नहीं कि यहाँ पर भी और विदेश में भी कहीं भी ऐसा हुआ हो कि बहुत बड़ी कोई लोकप्रिय सीरीज़ है, अब उसके ऊपर फ़िल्म बन रही है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक एक्सपेरिमेंट है, मज़ेदार है, बस लोगों को पसंद आना चाहिए। अभी तो जनता डिसाइड करेगी, इंतजार सबको है पिक्चर का। सीजन 3 का भी था, सीजन 4 का भी कोई संभावना है क्या? सीजन 4 आई थिंक मतलब होना तो है। अब मतलब मिर्ज़ापुर, कभी-कभी आप उनसे मिलते हो, मिर्ज़ापुर के जो मेकर्स हैं, हमारे डायरेक्टर जो हैं गुरमीत, मतलब उनको वो 3 से निकलते हैं,
फिल्म पे लग जाते हैं, फिल्म से निकलेंगे 4 पे लग जाते हैं। वो तो मतलब मिर्जापुर से निकलते हैं और मिर्जापुर में ही आते हैं। शरद भैया कहेंगे हमसे क्यों पूछ रहे हो यार, हमको तो निपटा दिए अब 4 आए ना है, क्या करना है? वैसा तो अब वो देखें भाई वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, जब आए तब आए। लेकिन अच्छा ही आएगा, देखते हैं क्या होगा। बताइए भाई, क्या सवाल है आप लोगों के? हेलो सर, तरुण नाम है मेरा। तो सर अभी बात हो रही थी कि किरदारों के प्रभाव के लेके, तो आपके लेके मेरा एक सवाल है कि जैसे आपने शरद शुक्ला का रोल किया और अभी कप्तान में आप मुन्ना भैया का रोल कर रहे हैं, तो आपकी एक पर्सनैलिटी ऐसी बनी है एज एन ऑडियंस कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी आप जेब से कट्टा निकाल के मेरे माथे पे अड़ाएंगे और बोलेंगे बता 77 बड़ा कि 75 बड़ा। अरे यार खतरनाक सवाल पूछ लिया। पर इन जनरल मैं चाहता हूँ, ऑडियंस भी जानना चाहती है एक्चुअल में असल जिंदगी में अंजुम शर्मा कौन है, मतलब संजीदा इंसान है कि मस्त मौला इंसान है, कौन है, ये जानना। तो दोनों का ही मिश्रण है, मतलब संजीदगी थोड़ी ज्यादा है। शरद शुक्ला का जो एक उसके कैरेक्टर का जो एक एलिमेंट है जो थोड़ा शांत है, उतना ज्यादा स्ट्रैटेजिक भी नहीं हूं मैं लाइफ में कि मैं सोच समझ के बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके चीजें चलूं, लेकिन हाँ मतलब थोड़ा सहज और वो चीजें हैं कि जो दिमागी चीजें होती हैं उन पे ज्यादा, उनमें मजा ज्यादा आता है। मतलब आम आदमी की तरह बिल्कुल पढ़ने में और उन चीज़ों में ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और रिएक्टिव उतना नहीं हूँ कि तुरंत हुआ किसी ने कुछ बोल दिया तो तैश में आके एकदम रिएक्ट कर दिया। हाँ, लेकिन मुन्ना जो कप्तान में है उससे तो मतलब मैं बहुत ही परे हूँ। मतलब इनफैक्ट जब मुझे बताया गया कि ये किरदार है और एक-एक करके इसकी परतें खुल रही थी, तो मुझे तो थोड़ी देर में लगा यार थोड़ा कुछ कम करो। मतलब क्या कर रहा है, मज़े-मज़े में ये कुल्हाड़ी निकाल लिया, ये लटका दिया, ये कर दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इसको एक चैलेंज की तरह लेते हैं और इसको ऐसा बनाते हैं कि अब ये जितना भी डार्क हो उसको करेंगे। बस मेरा एक हमेशा एक कोशिश रहती है कि जो भी किरदार प्ले कर रहा हूँ उसको ह्यूमनाइज मानवीय तरीके से पेश करूँ, जिससे कि कितना भी कैसा भी किरदार हो कनेक्ट करने में आसानी हो कि अरे यार ये अगर ऐसा है तो इस वजह से है और ये कह रहा है। पॉइंट ऑफ व्यू और ह्यूमनाइज कर दो तो फिर आप कनेक्शन आप बना लेते हैं। भले आप उसे पसंद ना करें लेकिन आपको वो इंसान समझ में आ जाता है, तो वो इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा, ये एक कट्टर तक बात तो नहीं होगी अभी? अरे अब नहीं होगी। एक क्वेश्चन ये कि जैसे सर आपने जो कैरेक्टर्स किए, जैसे वजीर मूवी में भी किया आप हो, फरहान अख्तर के दोस्त, और अभी आपने शरद शुक्ला का रोल किया और कप्तान ने मुन्ना का रोल किया। तो जब आप किसी कैरेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं और 30 40 50 दिन का शूट होता है, तो उस कैरेक्टर में आप लोग इतना रम जाते हैं, तो उस कैरेक्टर से निकल के अब फिर रियल लाइफ में वापस लौटना तो थोड़ा अजीब नहीं लगता कि अरे एक समय बाहुबली एकदम बिंदास है और एकदम से नॉर्मल लाइफ जीना, तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं आप, चेंजमेंट आता है लाइफ? चाहते हैं कि आप नॉर्मल लाइफ में भी कट्टा लेके चलें। भैया क्या नाम है आपका? पंडित हैं आप? नहीं तो नहीं यार, मतलब देखो वो एक अपनी एक अलग प्रक्रिया होती है कि जब आप कोई भी काम करते हैं, लेकिन हाँ मतलब ये वैसा सा ही है कि जितने बड़े आप प्रोफेशनल होते रहते हैं आपके काम में भी, वो आप पत्रकारिता करते हैं, कोई डॉक्टर होता है तो अब वो जैसे ही निकलता है ऑपरेशन थिएटर से तो वो चाकू छुरी लेके तो घर पे नहीं पहुंचेगा। तो वो एक मतलब हाँ, लेकिन वो पूरा जो प्रोसेस है वो बहुत ही पहले आप बहुत काम करते हैं उस पर कि वो इंसान बोलेगा कैसे। मेरा हमेशा जो शुरू होता है कि वो इंसान पहले सोचेगा कैसे, कि शरद शुक्ला में भी वैसा ही था या अभी जो मुन्ना किया उसमें भी यही था कि यार ये इंसान किसी भी सीन में जो बात कर रहा है वो क्यों ऐसे बात कर रहा है, या उसका सौरभ के साथ एक रिलेशन है तो वो एक अलग होगा, इनसे एक अलग तरीके से बात करेगा, आपसे एक अलग तरीके से बात करेगा, वो जो भाई साहब बैठे हैं उनसे अलग तरीके से बात करेगा। तो ये जब मैप आउट होना शुरू हो जाता है तो उसके बाद फिर आपको वो इंसान दिखने लगता है, और जो भी मतलब कोशिश या जो भी आपका प्रयास है वो स्क्रिप्ट के दायरे के अंदर ही होता है। मैं कभी भी, और ये बड़े बड़े लोग कह चुके हैं कि भाई आप, नसीर भाई भी इस चीज़ का हवाला देते हैं कि जो भी आपका काम है, कार्यशैली है, वो स्क्रिप्ट के दायरे में ही होते हैं, स्क्रिप्ट के बाहर कुछ नहीं है। स्क्रिप्ट के बाहर फिर वो बकैती है कि आप अब यहाँ भी कर लो और वो भी हो जाए, नहीं, लेकिन जो स्क्रिप्ट एक आपका एक फ्रेमवर्क होता है उसके अंदर ही आप काम करते हैं। तो सबका अलग अलग तरीके चीज़ें होती हैं, ये इंसान सोचेगा कैसे। फिर डायलेक्ट की बात आती है, जैसे इसमें एक ये था, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट लेयर थी कि भाई वो डायलेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, खासकर इस कैरेक्टर में क्योंकि ये वहीं का है, तो वो उस पर फिर काम होता है। कप्तान में ये था कि उसका वेस्टर्न यूपी का डायलेक्ट ईस्टर्न यूपी से बहुत अलग है, तो खड़ी बोली है वहाँ पे। हाँ, तो वो फिर हाँ करेक्ट है, तो वो मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, तो उस चीज़ को कैटर किया गया। तो फिर उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है कि कैसे बोलते हैं, वीडियोस आजकल इतना मटेरियल है, कोई आदमी है तो देखो, फिर करते। लेकिन हाँ, आप जब वो किरदार करते हैं तो वो स्विच ऑफ होने लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो थोड़ा एक अनप्रोफेशनल मैं उसको मानता हूँ
कि आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रेरित हो जाएं और इसी चीज़ की एक हवा बना के चलें कि मैं किरदार में डूबा हुआ हूँ, अब मैं यही हूँ किरदार। नहीं, फिर आप नए हैं, फिर आप पके नहीं हैं, क्योंकि आपका काम है कि पूरी तरीके से जब आप उसे परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें डूब जाएं। जब डायरेक्टर बोले कट, तो वो कट होना चाहिए। तो वैसी बात है। भाई अब मिर्जापुर पिक्चर में एक डायलॉग था जिसमें कालीन भैया बोलते हैं कि जो मिर्जापुर गद्दी पे जो बैठेगा वो नियम कानून से चीजें चलेंगे, पर पीछे से फिर आते हैं मुन्ना भैया, बोलते हैं जो गद्दी में बैठेगा वो नियम बदल भी सकता है ना। तो गद्दी पे यहाँ पर हम बैठे तो नियम ये बदल नहीं, सब लोग एक एक सवाल पूछेंगे। है ना? 2 सवाल नहीं पूछेंगे, और इनको हमने सौंपा था वो काम कप्तान देखने का। अच्छा। यही आपको नीचे लेने गए थे, कुछ कविता विता सुनाई इन्होंने आपको? नहीं, इन्होंने पूछा, मुझे लगा कि ये थोड़ा कविता को पसंद करते हैं, कि उन्होंने पूछा कि आप इन्हें जानते हैं? अच्छा, एक हमारे मित्र हैं परितोष त्रिपाठी, उनके साथ भी मैंने अभी एक कुछ किया है टीवीएफ को लेके, कवि सम्मेलन टाइप, तो उनको शायद ये जानते हैं, तो वो आपके दोस्त हैं। मैंने कहा हाँ। तो दूसरा सवाल इनका ये था, तो आप भी कविता करते हैं? मैंने कहा भाई ये कैसी बात है। हम लोग यहाँ ये चर्चा कर रहे थे कि आपको ऊपर आने में इतना वक्त क्यों लग रहा है, तो हमका पक्का कुछ कवि सब बोले कि कविताएं सुना रहा होगा भाई हमारा। ये हमारा कव्यात्मक तरीके से ये हमारे लिए पार्किंग ढूंढ रहे थे कि किस गली जाएं, इस गली जाएं या वहां जाएं, तो बस उसमें थोड़ा भाई कप्तान से जुड़ा क्या सवाल है आपका? सर कप्तान से जुड़ा सवाल से पहले इस तरफ थोड़ा सा सवाल ये भी पूछेंगे। है ना सर। पहले चीज तो ये थोड़ा सा मैं स्टार एक स्टक ही चीज होगी, पहली दूसरी मैं नहीं। बता रहा हूँ कि मैं क्या महसूस कर रहा हूँ सर। जैसे कवियों की बात हुई, बशीर बद्र साहब का एक वाकया मुझे याद आता है कि जब शेर नहीं सुना रहा हूँ सर, जब वो बहुत मकबूल हो रहे थे 70s के दौर में, तो उनकी मकबूलियत, उनकी प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उनका एक शेर है, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, तो वो शेर लोगों तक पहुंच, गली में जिंदगी की शाम हो जाए, तो वो शेर लोगों तक पहुंच चुका था, शायर का नाम नहीं पहुंचा था। तो वो मकबूलियत जो है वो पैरेलल यूनिवर्स में वो आपके साथ है कि शरद शुक्ला लोगों तक पहुंच गया है, अंजुम शर्मा अभी भी जो है वो। सर बात मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मेरा जो सवाल आपसे है कप्तान से पहले वही है। इसी वजह से यहाँ हूँ कि आप लोगों को बताएं बोल बोल के बार बार कि ये शरद शुक्ला की भूमिका में अंजुम शर्मा बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए ये बातचीत बहुत जरूरी होती है। सर हमारी ये दुआ है कि अगली बार आप न्यूज पेंच आए तो हम आपको शरद शुक्ला से बड़े किरदार के तौर पे याद करें। क्या ये भी कव्यात्मक बोल दिया। ये भाई साहब हर आदमी के साथ एक किस्सा बनाता है, अब आपके साथ किस्सा बन गया है, अब ये इतना बेचे किस किस्से को? सर मेरा ये सवाल है आपसे कि जया बच्चन एक इंटरव्यू में कहती हैं कि अमिताभ बच्चन जब 70s के दौर में जब सिनेमा जो है बस में या फिर अलग अलग रेस्टोरेंट में टीवी आना शुरू हो चुका था, अमिताभ बच्चन मेज पे खाना खाते हुए बड़े हैरत अंगेज तरीके से कहते हैं कि अगर टीवी जो है वो बस में रेस्टोरेंट में फिट होना शुरू हो जाएगा तो सिनेमा जाने वाले लोगों की तादाद जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी। आप ओटीटी में मजे हुए कलाकार हैं, लगातार ओटीटी में काम करते हैं, मेरा सवाल आपसे ये है, ओटीटी कप्तान भी आपने ओटीटी में किया सर और लगातार, क्या ओटीटी बनाम सिनेमा की इस जंग में, क्या ओटीटी के लगातार इस बढ़ते हुए तरीके से क्या सिनेमा के प्रति लोगों का रुझान या उधर बढ़ती हुई जनसंख्या वो प्रभावित होगी? ये मेरा सवाल है सर आपसे। आपने धुरंधर देखी है? नहीं सर नहीं देखी। लेकिन आपको उसकी लोकप्रियता का तो एहसास होगा। बस यही है सवाल का जवाब। ऐसे दौर में जहाँ पे ऑब्वियसली ओटीटी और सीरीज का पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा जोर रहा, ऐसे दौर में एक ऐसी फिल्म आती है जो इस तरीके से लोकप्रिय है और ऐसा बिजनेस करती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि ये लोगों को इससे पता चलता है कि अगर फिल्म बढ़िया होगी, अगर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होगा, इमोशनली ड्राइव करेगी और अच्छी बनी होगी, परफॉर्मेंसेस कमाल होगी, तो लोग 3.5 घंटा भी बैठेंगे। उस जमाने में जब आदमी आजकल रील पे 2-2 मिनट देखना ज्यादा प्रेफर करता है, लोगों ने 3.5 घंटा अपना फोन छोड़ दिया। और एक बार नहीं, मैंने कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने 2-2 बार देखी है। मतलब कि 7 घंटा बिना फोन के लोग रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन बशर्ते कि आप उन्हें वैसे एक्सपीरियंस दें। तो मेरा ख्याल है कोएग्जिस्टेंस का जमाना है। फिल्म, सिनेमा, स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीजें एंटरटेनमेंट कोएग्जिस्टेंस में है। जो चीज अच्छी होगी, चाहे वो एक रील हो, चाहे वो एक फिल्म हो, कंटेंट अगर अच्छा होगा तो लोग वो जगह बनाएगा और लोग उसे देखेंगे। मुझे लगता है आप लोग नियम समझ नहीं पाए, तो नियम फिर से मैं रिवाइज करता हूँ। नया नियम आया है मार्केट में, आधा सवाल पूछेंगे। बताइए सूरज जी। हाय अंजुम, मेरा नाम सूरज है। बेसिकली एक सवाल मेरा ये है कि आपको लोग मिर्ज़ापुर के कैरेक्टर में ढाल के देखते हैं, लेकिन उसके थोड़े से अतीत में अगर हम जाते हैं तो एक ऑस्कर मूवी स्लम डॉग मिलियनेयर,
अच्छा, एक किस्सा है जो हम इंटरनेट पे पढ़ रहे थे आपको खंगालते हुए, कि वो फ़िल्म क्या आपने वाक़ई इसलिए की थी क्योंकि आपको कैमरा खरीदना था? क्योंकि ये एक चीज़ ढूँढते हुए, तो मतलब उसकी कहानी क्या है? मतलब कैमरे की ज़रूरत क्यों थी आपको उस वक़्त? तो नहीं, ये बिल्कुल सच है। क्योंकि ये मतलब थिएटर के दिनों में मैंने अभी थिएटर कर ही रहा था, तब पता चला कि यहाँ-वहाँ ऑडिशनों का पता चलता था कि आज यहाँ हो रहे हैं, कल वहाँ हो रहे हैं। तो ऐसी ही किसी पुरानी सी झर्जर बिल्डिंग में एक छोटी-सी फ़िल्म को वहाँ पे बनाया जा रहा था। उसका प्री प्रोडक्शन का काम चल रहा था, जिसे लग रहा था कि ये कोई क्रॉसओवर फ़िल्म है। छोटी-मोटी कहीं आएगी, पता भी नहीं कौन है। उसके ऑडिशन को हमने जाके दिया, ये स्लमडॉग मिलियनेयर की बात है। तो इस तरह से उस काम को किया जा रहा था और पता ही नहीं था किसी को कौन डैनी बॉयल, कुछ नहीं पता था। और थिएटर कर रहा था मैं, और मुझे उस समय वाक़ई में एक स्टिल कैमरा लेना था, डिजिटल कैमरा, क्योंकि मेरे को फ़ोटोग्राफ़ी का शौक तब बहुत था, अभी भी है। तो मुझे एक चाहिए था कि यार मैं उससे फ़ोटो खींच सकूँ, कुछ भी ये सारी चीज़ें। तब आई थिंक कैमरे फ़ोन में आए नहीं थे। तो मैंने कहा यार, तो मुझे उन्होंने बताया है, जो उनकी कास्टिंग डायरेक्टर थी, उन्होंने कहा कि ऐसा-ऐसा एक चीज़ है, आप करेंगे? तो बेसिकली क्योंकि ये तो पता ही था, और उस समय ऐसी कोई ज़्यादा कोई स्ट्रैटेजी भी नहीं थी कि कौन से रोल करने हैं, क्या करना है, नहीं करना है। वहाँ तो ऐसा होता था कि अरे 3 दिन का काम मिल गया, इतने पैसे मिल रहे हैं, चलो। नहीं पता थी आपको? हाँ, कुछ नहीं पता था। बल्कि मैंने उसमें ये ज़रूर है कि पहले जब हमने ऑडिशन दिया तो मेन रोल के लिए दिया था, क्योंकि उस समय देव पटेल ने जो किया, क्योंकि उस समय उसकी जो उम्र थी किरदार की, थोड़ी 20-21 साल, 25 साल ऐसे थी। बाद में वो घट के टीनेजर हो गया। तो वो दिया था और वो दे के भूल गए। तो फिर एक दिन पता चला कुछ 2 ढाई 3 महीने बाद कि ऐसा-ऐसा हो रहा है, अब तो चेंज हो गई है। छोटे-मोटे कुछ कैमियोज़ हैं, उसके लिए मैं अपने ही लोगों को, थिएटर के लोगों को बुला रही हूँ, तो आप कर लीजिए। तो मैंने कहा कितने पैसे मिलेंगे? तो बोले जितने पैसे। मैंने कहा ऐसा कुछ पता नहीं क्या 40-50 हज़ार ऐसा कुछ था। मैंने कहा अरे 25-30 में कैमरा आ जाएगा, बाकी ये हो जाएगा, बाइक में पेट्रोल डल जाएगा, ये हो जाएगा, अरे मज़ा आ जाएगा। बात व्यवहार में भाई ने फ़िल्म कर डाली, ऑस्कर वाली। और उसके बाद फ़िल्म कर ली। फ़िल्म करके भूल गया। अच्छा, मैं दूसरी चीज़ ये है, अच्छा, क्या भूल भी गए? भूल तो गए, और आप उसमें अनुभव सुनिए। क्या होता है जब नया-नया हमारे भाई की तरह जब आपका जोश एकदम ऐसा है ना, एकदम चरम सीमा पे होता है, तो आप ये नहीं देखते हैं कि सामने कौन है। वहाँ पे डायरेक्टर डैनी बॉयल, जो लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ काम कर चुके हैं। उसके बाद वहाँ के जो डीओपी थे, वो एक फ़िल्म आई थी लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बहुत बड़ी फ़िल्म है, उसके डीओपी। अब मैं वहाँ पे बैठ के कैमरे में, उन्होंने ना कुछ टेक्निकल कुछ चीज़ की कि एक्सेस जंप होता है कि भाई इधर से शूट किया, अब इधर हो गया। तो मैं उनको बोल रहा हूँ, "1 सेकंड, आपने एक्सेस जंप कर लिया।" अच्छा। तो वो दोनों मुझे ऐसे देख रहे हैं फिरंग लोग कि भाई ये कौन है? तो वो, लेकिन बेचारे बड़े सभ्य लोग होते हैं वो, तो उन्होंने बड़े प्यार से बोला, "अरे ये तो हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, एक्सेस जंप वगैरह।" तो वो मैं कर करा के अपना आ गया घर पे, पैसे भी ले लिए। तो वो तो उसके बाद जब फ़िल्म 1 आध साल बाद जब बैफ्टा जीती, तब समझ में आया ये तो यही वही फ़िल्म है जो हमने की थी, और इसकी तो बहुत चर्चा हो रही है। फिर देखा कि नहीं आपने वो मूवी? हाँ, हाँ, बैफ्टा के बाद फिर स्क्रीनिंग हुई बाकायदा, सबको बुलाया गया। फिर तो क्या है, फिर सबको इज़्ज़त मिलने लगी। मतलब स्लमडॉग को क्या है, किसी भी फ़िल्म का दूसरे सारे अवार्ड्स तो पर्सनल अवार्ड होते हैं। डायरेक्टर का अवार्ड डायरेक्टर का ही है, एक्टर का अवार्ड एक्टर का ही है, लेकिन बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड एक तरह से माना जाता है कि सबका है। तो जब उसको वो अवार्ड मिला तो थोड़ा और ज़्यादा छाती चौड़ी हो गई कि अरे यार, इसके तो हम भी हिस्से थे। भाई साहब, छोटे रोल फलते हैं। हाँ। और सोचिए, पहली बार, मतलब मैंने तो कई साल इस चीज़ का बहुत, अब उतना ज़्यादा मैं बात नहीं करता हूँ, कि मैंने कई साल ये चीज़ बोली है कि भाई मैं पहली बार कैमरा फेस किया और फ़िल्म को ऑस्कर मिल गया। तो अब तो सभी डायरेक्टर्स सुन लें, एक तरीके से हमको नहीं बता रहे हैं, डायरेक्टर्स को बता रहे हैं। कुछ बड़ा चाहिए तो बताओ। बताइए, आप क्या सवाल है आपका? सर सॉरी, मेरा मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने जब शुरुआत की फिल्म इंडस्ट्री में, जगह बनाना आसान नहीं है। आप जब यहाँ तक पहुँचे हैं बड़े पर्दे पर, तो इस बीच ये जो फेज़ है, आपने थिएटर से शुरुआत की, थिएटर में काम किया, फिर आप बड़े पर्दे तक आए, तो इस दौरान अंजुम शर्मा ने रिजेक्शन को कैसे झेला है? उसको कैसे, उसका पर्सपेक्टिव क्या रहा है? मतलब रिजेक्शन आप क्या समझते हैं? ऑडिशन में गए और आपका ऑडिशन नहीं हुआ, आप फिट नहीं हुए, उसे आप रिजेक्शन समझते हैं, या फिर आप फाइनल हो गए और कुछ नहीं हुआ, उसे रिजेक्शन समझते हैं? उसने कैसे आपको शेप अप किया है यहाँ तक? ये मुझे लगता है सबको सुनना चाहिए, आप लोग सबको भी सुनना चाहिए, हमारे दर्शकों को भी सुनना चाहिए, ये रिजेक्शन को कैसे फेस करना, क्योंकि एक लंबा एक्सपीरियंस आपका वो भी रहा है कि थिएटर में आप मंझ रहे थे, साथ साथ आप ऑडिशन भी दे रहे थे, जब आपको लगा आप तैयार हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका भी आपने निभाई, तो मतलब कैमरे के पीछे भी थे। हमारे तमाम साथी भी कैमरे के पीछे रहते हैं, कई बार उनके मन में तमाम सवाल आते होंगे, सबका अपना संघर्ष है, तो संघर्ष और रिजेक्शन इनके बारे में बताइए। देखिए, मतलब रिजेक्शन को हम
कई तरह से उसके बारे में बात कर सकते हैं कि अरे रिजेक्शन तो होता ही है, रिजेक्शन तो आप उसको अंदर अपनी आग को और बढ़ाइए, लेकिन सबसे सच बात यह है कि रिजेक्शन झेलना बड़ा मुश्किल है। रिजेक्शन जब आपको मिलता है किसी भी चीज़ के बारे में, तो आपकी थोड़ी देर के लिए सही कुछ उम्मीदें टूटती हैं और आपको लगता है कि यार क्यों ये सारी चीज़ें, वो एक बहुत ही एक उसका एक सरफेस लेवल का एक रिएक्शन है जो कि होगा। जब भी आपको किसी भी चीज़ में आप जो करना चाह रहे हैं, थोड़ा-सा आपको लगेगा वो चीज़ नहीं ठीक जा रही है, तो थोड़ी देर तो आपको उस चीज़ की दिक्कत होती है, परेशानी होती है। लेकिन मैंने जैसे हमेशा उसको इस तरह से देखा और कई रिजेक्शंस हुए हैं। ऑडिशन के लेवल पे जो नॉर्मली आपको कहा जाता है कि आपने एक ऑडिशन दिया और अगले दिन हो गया कि नहीं हुआ आपका, वो रिजेक्शन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। लेकिन कई बार जहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट होता जाता है, जैसे एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी उसमें, और ये मिर्ज़ापुर के पहले की बात है। तो उस समय तो आपको ऐसा लगता था कि हर चीज़, वो भी धीरे-धीरे बदला। आपको लगता था हर फ़िल्म, हर ऑडिशन ही आपको मिल जाना चाहिए। वो तो बाद में आपको समझ में आता है कि नहीं यार, हर चीज़ अगर मिल भी गई तो भी शायद कर ना पाओ, और ना मिले तो बेटर है, क्योंकि कैसे होगा, वरना ये भी और ये भी सारी चीज़ें। तो एक चीज़ आप करते हो, 2 चीज़ें नहीं करते हो, फिर तीसरी चीज़ करते हो, ये एक नॉर्मल चीज़ है। तो एक बहुत बड़ी फ़िल्म थी और उसमें आपने ऑडिशन दिया, फिर एक और ऑडिशन दिया, फिर उसके बाद आपका लुक टेस्ट हुआ, वो सारी चीज़ें हुई, आप लॉक हो गए। उसमें बहुत बड़े एक स्टार थे जिन्होंने कहा कि ये बहुत कास्टिंग हो चुकी है। लेकिन करते-करते फिर वो फ़िल्म शेल्व हो गई। वो बहुत बड़ा रिजेक्शन था, क्योंकि उसमें आपका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने कई बार ऐसा लगा लाइफ में कि यार जो कर रहा हूँ सही है? क्या मुझे ही लग रहा हो कि शायद मैं कर सकता हूँ, लेकिन चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो क्या मतलब इसको कैसे मैं नज़रअंदाज करूँ? लेकिन फिर कहीं न कहीं ये होता था कि अगर कल, और ये थोड़ा-सा फिलॉसॉफिकल लग सकता है, लेकिन ये बहुत ही रियलिटी है और आप बीती है, कि अगर कल जो बीता है उससे आज बेहतर है, भले ही वो 2% बेहतर हो, कि जो कल कर रहे थे, ये जो कल परिस्थितियाँ थी, आज थोड़ी बेटर है। कल 4 लोग जानते थे, आज 8 लोग कह रहे हैं यार बहुत बढ़िया काम करते हो। ये भी एक प्रोग्रेस है। तो ये छोटी-छोटी प्रोग्रेस को ही मैंने देखना शुरू किया कि यार अगर कल से थोड़ा बेटर है, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं एनवायरनमेंट पे, बाहर की दुनिया में, कि आप अपनी कोशिश कर रहे हो और बाहर भी क्लिक होनी चाहिए। तो ये बस उसी तरीके की चीज़ है कि आप उसी समय का वेट कर रहे हैं, लेकिन आप अगर कल से आपका बेहतर है, आप कल एक सीन कर रहे थे, आप कल एक इंसान के साथ काम कर रहे थे, आज आपको ज़्यादा लोग जानते हैं, आप बेहतर काम कर रहे हो, तो आई थिंक मुझे लगता है वो एक मेरा एक पैमाना रहा ये जज करने का कि चीज़ सही डायरेक्शन में जा रही है। और करते-करते फिर आपको लगता है कि हाँ, एक आध अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो आस-पास ही हैं, बस क्लिक होने की देर है। फिर चीज़ें कुछ क्लिक होती हैं, फिर आप आगे बढ़ते हो। समझ रहे हैं आप लोग, छोटी-छोटी प्रोग्रेस जो है वो उसको खुशी की तरह लेना चाहिए। समझ रहे हैं ना? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? आप लोग कोई सवाल, फरमान आपका? हेलो सर, मेरा नाम फरमान है। सर, अगर मैं आप पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं बिना पीआर के, बिना कोई फिल्टर के, तो आप उसमें से क्या डिलीट करवाना चाहेंगे? हाँ, मतलब कौन सा पार्ट आप नहीं चाहेंगे कि मैं ना दिखाऊं? समझा नहीं मैं कि आप अगर मैं आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाऊं बिना पीआर, बिना फिल्टर के, बिना किसी की पहुंच के, तो आप उसमें से क्या डिलीट करवाना चाहेंगे? उस डॉक्यूमेंट्री में क्या चाहेंगे जो लोग ना देखें? मतलब ये चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन का कुछ विवादित पक्ष बताओ इनको, जो आप नहीं चाहते हो पर्दे पे आए। नहीं, मैं तो ऐसा कुछ, आप डॉक्यूमेंट्री ही कर रहे हो और डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं, तो मैं तो देखना चाहूँगा, अभी डिपेंड करता है। डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ तो भी आप सब देखना चाहेंगे ए टू जेड? हाँ, बिल्कुल, मैं देखना चाहूँगा कि एक इंसान का क्या, उसकी क्या प्रतिक्रिया है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और डॉक्यूमेंटेड ही है, फ़िक्शन तो है नहीं, तो बस उसमें देख के देखेंगे कि कैसा आपने बनाया, है ना? आपका कोई सवाल? हेलो सर, गीतांश नाम है मेरा। मेरा ये सवाल है आपसे कि एक सेकंड सर ले लूँ। मेरा ये सवाल है आपसे कि जैसे मिर्ज़ापुर आपने करी, उसके बाद एक सेकंड मेरा ये सवाल है आपसे कि मिर्ज़ापुर आपने करी, उसके बाद मतलब जो आपने उसके पहले भी कई सारी मूवीज़ करी होंगी, लेकिन जो एडिट पे हमें दिखता है, जैसे मैं एडिटर हूँ यहाँ पर, तो मैं यही उसी के रिलेटेड आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपको पहले भी वही दिखता है जो मतलब आपको लगता है कि बनने के बाद कुछ और हो जाएगा, या फिर पहले कुछ और था अब कुछ और हो गया, कुछ चीज़ें इनहेंस हो गई, जैसे आपने मुझे पहले भी बताया? ये सवाल मैं पूछने वाला था, लेकिन फिर मुझे लगा कि आपने पहले बता चुका है, आंसर दे चुका है, तो फिर मैं फिर से क्या ही पूछूं, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ। मेरे दिमाग में भी ये आ रहा है कि अगर इस टाइम पे मोहित भाई होते तो वो क्या पूछते? मोहित हमारे पुराने साथी हैं, थोड़ा बदमाश किस्म के हैं, कुछ भी पूछ लेते हैं। हो सकता है उछलने कूदने लगते हैं यहाँ पे, कुछ भी कर सकते हैं वो। अभी नहीं है हमारे साथ, कहीं और काम कर रहे हैं। सर, मेरा फेवरेट कैरेक्टर आपका बंगाली है, सुल्तान ऑफ दिल्ली, बस ये और बताएं। अच्छा, तो बताइए भाई, जो एडिट पे जाती है फिल्म और जब शूट हो रही होती है, तो
क्या आप कई बार आप चौंक जाते हैं यार ये क्या हो गया, आप में कुछ और सोच रहे थे कुछ और हो गया? कई बार अमेज करता हो, कई बार लगता है ये थोड़ा और ठीक हो सकता था। हाँ, नहीं नहीं, पहले तो एडिटर भाई को शत शत प्रणाम, क्योंकि यही डिसाइड करेंगे कि क्या आना है और क्या कटना है। अभी इन्होंने रीटेक भी ले लिया कि काट देंगे यार। हाँ बिल्कुल। तो नहीं यार, देखो एडिटिंग आपको तो पता ही होगा, एडिटिंग एक ऐसा एक प्रोसेस है, वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई भी फिल्म या सीरीज दोबारा बनती है, क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर होता है दोबारा से अलाइन होता है वहाँ पे। कई बार स्क्रिप्ट में जिस तरीके से एक स्ट्रक्चर, एक फ्लो बनता है कहानी का, एडिट पे आप उसे चेंज कर सकते हो। जो जो चीज़ें आपको लगता है मतलब एडिट के बारे में तो वो कहा जाता है कि आप यू आर बेसिकली कटिंग अवे ऑल अनवांटेड पार्ट्स, जितने भी लूज एंड्स हैं, जो ड्रामेटिक नहीं है, जो एंगेज नहीं कर रहे, उसको आप काट के अलग कर सकते हैं। लेकिन एडिटिंग की जो मैंने रिसेंटली देखा और मिर्ज़ापुर के प्रोसेस में भी देखा था कि आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं, कहानी कहने का फ्लो दोबारा आपके पास एक मौका होता है कि आप उसे और बेहतर बना सकें, और एक अलग, अगर आप अच्छे से कर सकते हैं तो आप उसको एक अलग फ्लो भी दे सकते हैं जो कि शायद बेहतर हो उससे जो पहले राइटिंग में था। तो एडिट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आप एक ये तो खुद वो कहते हैं, एडिटिंग एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है। हिचकॉक कहते थे कि भाई मैं एडिट से चेंज करा सकता हूँ पूरा स्टोरी टेलिंग। एक आदमी ने एक दृश्य देखा सीरियसली, तो उसको मैं ऐसे काटूंगा जो वो देख रहा है तो आपको लगेगा अरे यार ये बहुत बहुत कुछ सोच रहा है, लगता है कुछ प्लान कर रहा है, और अगर हंसते हुए देखेगा तो लगेगा अरे कितना खुश है ये देख के। तो एडिट तो एक बहुत ही पावरफुल टूल है। और कुल मिला के बहुत खतरनाक लोग होते हैं ये जो एडिटर समाज है, ये बहुत खतरनाक लोग हैं। खतरनाक होते हैं, और ये ऐसे बैठे होते हैं, मतलब आपने, मैंने तो देखा है, ये ऐसे बैठे होते हैं, अच्छा तुम हमें बताओगे। ये कई एडिटर होते हैं, हाँ पता है, वो हटा दिया हम, वो अच्छा वर्क नहीं कर रहा था, टक हटा दिया। तो जब डिलीट की बात हो रही थी तो मैं आपसे एक सवाल और पूछ लेता हूँ अनुराग जी के पास आने से पहले कि जो डिलीटेड सीन की बड़ी बात होती है, कोई ऐसा सीन जो इन एडिटर भाई साहब ने डिलीट कर दिया हो या डायरेक्टर ने करवाया हो मिर्जापुर का, जो आपको लगता है यार ये होना चाहिए था, या आपको लगता हो या आप बड़ा इंप्रेस हुए हो उससे? मिर्जापुर में डिलीटेड सीन एक था, लेकिन बाद में उन्होंने रिलीज कर दिया था। तो बेसिकली सीजन 2 में, आप लोग मिर्जापुर के फैंस हैं, शायद आपको याद हो, सीजन 2 में जिसकी आप बात कर रहे थे, उस सीन की जो आपने एग्जाम्पल देके कहा कि कालीन भैया बैठे हैं और बोलते हैं हम एक नया नियम, और मुन्ना पीछे से आता है बोलता है हम नियम कभी भी बदल सकते हैं। उसके ठीक बाद वहाँ पे सामने उस सभा में मैं भी बैठा होता हूँ, और मुन्ना किसी एक किरदार को मारने वाला होता है और मैं उसको रोक देता हूँ, और कालीन भैया भी रुक जाते हैं, और मैं उनको बोलता हूँ कि भाई आप बिजनेस देखिए ना, आपका तो जो गेम प्लान है वो ये है कि बिजनेस चलना चाहिए, तो मार के हमें कोई फायदा नहीं है। तो मैं उसको रोक देता हूँ, और वहां से हम लोगों को पता चलता है कि गुड्डू कहीं है, और उसको जाके हम बेसिकली उसको चेस कर रहे हैं। तो उसके बीच में एक सीन था जहां पे अब दोनों निकले हैं, शरद और मुन्ना दोनों निकले हैं। शरद को भी गुड्डू से बदला लेना है और मुन्ना को तो लेना ही है, लेकिन बात यह है कि दोनों में ये चल रहा है कि भैया पहली गोली कौन चलाएगा। तो उसके ऊपर एक सीन था जो फाइनली शो में नहीं रहा, कि चाय की दुकान पे रुके हैं और शरद मुन्ना को पूछता है कि एक बात बताओ कि ज्यादा बड़ा कौन है, जो पहली गोली चलाया या जो आखिरी गोली चलाया? तो मुन्ना कहता है कि अरे जो पहली गोली चलाया है। तो बोलता है क्यों? अरे टारगेट को कमजोर तो वही किया ना। तो शरद बोलता है कि भाई लेकिन देखो जो आखिरी गोली चलाया फाइनल तो वही मारा, नाम तो उसी का होगा। तो बोलता ठीक है आखिरी गोली हम चलाएंगे। तो वो शरद यही उसको मैनिपुलेट करना चाहता है कि ये मुझे दे दे पहला मौका। तो इसलिए वो, लेकिन वो सीधा मुन्ना को बोलेगा तो मुन्ना तो किरदार ही ऐसा है कि आप उसको बोलोगे ए तो वो बोलेगा बी, तो वो उसके मुंह से ही निकलवाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था, और शरद की मानसिकता को बहुत अच्छे से दर्शाता था कि ये आगे आके नहीं बोलेगा, ये ऐसे घुमा के बोलेगा कि सामने वाला वो खुद बोल दे जो ये बुलवाना चाहता है। बुद्धि का खेल जो आप कर भी रहे थे पूरे टाइम उस किरदार में। तो वो सीन किसी वर्ष इसमें से निकालना पड़ा फिर, क्योंकि सीन इतना अच्छा बना था तो फिर उन्होंने बाद में डिलीटेड सीन्स में डाला। जिसने ना देखा हो देख ले भाई ढूंढ के। ये हमारे बिजनेस हेड हैं अनुराग जी, इनका सवाल मैं ही पूछ लेता हूँ। कोई स्पॉन्सर वगैरह हो तो बताइए। शायद अगली किसी आपके प्रोजेक्ट में हम ही स्पॉन्सर के तौर पे आए, पर इस कॉन्वर्जेशन के दौरान मुझे लगा कि आप अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से आर्टिकुलेट कर रहे हैं। मतलब आपकी पर्सनालिटी के बहुत सारे पार्ट्स में से ये मुझे एक लगा। तो एक कलाकार होने के लिए, स्टार नहीं, एक कलाकार होने के लिए कितना ज़रूरी होता है कि आप अपनी थॉट्स को आर्टिकुलेट करें अच्छे से? बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा, क्योंकि
एक्सप्रेशन ही आपका मेन टूल है, और एक्सप्रेशन जितनी क्लैरिटी के से आप रखेंगे और बोलना, उसमें सोचना, बेसिकली आप जो बोल रहे हैं वो वही बोल रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, तो थॉट में क्लैरिटी, और वो क्लैरिटी ज़ुबान तक जाए और वो सही तरीके से अपने दर्शक तक या सुनने वाला तक जाए, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आई थिंक मतलब पढ़ना, चीज़ों से अवगत रहना, एक उस तालमेल में हमेशा बने रहना कि आप सिर्फ कैमरे के सामने नहीं या कुछ काम करते हुए नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी में भी आप सुनते अच्छा है और आप सुन के समझते हैं और फिर बोलते भी शायद अच्छा है। तो ये प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और एक्टर्स के लिए भी ये कहा जाता है कि अच्छा एक्टर वही है, वो नहीं है सिर्फ जो बोलता अच्छा है, अच्छा एक्टर वो है जो सुनता अच्छा है। और ये कई बार मतलब आपके जब आप रिहर्सल्स कर रहे हैं, थिएटर कर रहे हैं, जब आप अकेडमी में भी पढ़ते हैं, तब भी ये चीज़ कहा जाती है कि यार ये एक्टर सुनता बहुत अच्छा है। तो जो भी एक्टर जिसमें सुनने की क्षमता ज़्यादा होगी, वो हमेशा अच्छा ही दिखेगा। बहुत अच्छी लर्निंग है और ये आप सबके लिए भी लागू होगा। सुना करो थोड़ा बातें यार, बोलते बहुत हो ये लोग। नहीं कि पूछा सौरभ ने क्या करे तो पेल दिया सबने, ऐसे ही ये करिए ये करिए ये करिए। के पास ज्ञान है, इसका सबसे ज्यादा इसके पास है। अच्छी बात है, बुद्धिजीवी हो तुम, आज साबित हुआ है ये। हाँ, गुड। तो सबके सवाल हो गए? एक और मैं आपसे कह रहा था। सर सैड मत होइए, अच्छा क्वेश्चन है सर। जो मुंबई जो ऐसा शहर है, एक तो बहुत छोटा शहर है, लोग अपनी ड्रीम लेकर जाते हैं और जितने भी लोग जाते हैं वो एक ड्रीम लेकर जाते हैं और स्ट्रगल बहुत है वहाँ पे। आपको कहीं ना कहीं, आपने इतने साल काम किया, उसमें बहुत ही कम प्रोजेक्ट्स आपने करे और बहुत ही कम ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि प्रोमिनेंटली लोग पहचानते हैं कि हाँ आप उसमें थे। तो अभी जो नए एक्टर्स जाते हैं उनके पास इतना टाइम पीरियड होता है कि उनको फेम नहीं मिलता, और जो फेम का भी अब दायरा है वो काफ़ी छोटा हो गया है। रील्स के भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, OTT के भी हैं, छोटे एक्टर्स भी हैं, खुद को बहुत बड़ा समझते हैं। एक वो शाहरुख खान लेवल वाला फेम अभी आने में बहुत टाइम लगता है हर एक इंसान के लिए। तो वो जो टाइम पीरियड होता है, लोग सोचते हैं कि डिप्रेस्ड हो जाते हैं, छोड़ दें, कुछ दूसरा कर लें, फैमिली का प्रेशर होता है। तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको कैसा मतलब उस प्रोसेस को वो कैसे डील करें, उसके लिए आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे जो एक्टर्स? ये राष्ट्र के नाम संदेश चाहती हैं आपसे, बताइए। क्या बात है। देखिए, सबसे पहले तो इसमें एक चीज़ है कि अगर आप ये किसी भी तरीके का क्रिएटिव वर्ल्ड जो आर्ट से रिलेटेड है, अगर वो करना चाहते हैं तो बहुत परिश्रम है, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ एक्टिंग को लेके नहीं, किसी भी चीज़ में जहाँ पे आर्ट है, जहाँ पे एक ऐसा काम है जो पब्लिक डोमेन पे डिपेंड करता है कि आप जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जर्नलिज्म में भी, पत्रकारिता में भी, कि आप काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन कितने साल तक आप लगातार अच्छा काम करते रहते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता कि इसके पीछे कौन है। कुछ समय के बाद पता चलता है। तो आई थिंक वो हमेशा जहाँ पर भी पब्लिक डोमेन कनेक्टेड होता है, समय लगता है थोड़ा, लेकिन बावजूद इसके ये ज़रूर है कि आप अपनी ट्रैजेक्टरी या अपनी जर्नी किसी और के साथ कंपेयर ना करें। आप ये ऑलरेडी सेट ना करें कि सो एंड सो स्टार जो है वो इस तरीके से है या रहा है, तो मैं भी वैसे ही बनना चाहता हूँ, या अगर वो मैं नहीं बन पाया तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। तो आप खुद ही अपना जो दायरा है, मतलब आपने एक इंसान ने एक सड़क ली है, अब एक जगह जाने की, अब गुड़गांव से नोएडा आने की एक ही सड़क तो नहीं है, 5-6 सड़कें हैं। लेकिन अगर आप एक ही ऑलरेडी कोई रास्ते पे चला है, अगर उसी रास्ते पे चलना चाहेंगे और ये मानेंगे कि वहाँ पहुँचने के लिए यही एक रास्ता है और ना लिया तो हम नहीं पहुँच पाएंगे, तो वो आई थिंक आप खुद ही अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। आप अपना काम करिए और उसमें जो भी सफलता आपको मिलनी होगी, जो मिल रही होगी, उसको वैसे ही देखिए और वैसे ही उसे एक्सेप्ट करिए, मेरा ये कहना है। बाकी हाँ, ये बहुत है कि एक मतलब प्रैक्टिकल तौर पे कि आप अगर ये सब चीज़ कर रहे हैं, दूसरे शहर में हैं, तो एक ऐसा काम करिए तुरंत कि जिससे आपकी एक आमदनी आती रहे, आप डिपेंडेंट फाइनेंशियली थोड़ा प्रेशर ना हो आपके ऊपर, जो भी आपको मिल रहा है, और साइड बाय साइड करते रहिए। संघर्ष देखिए सब जगह है, कोई भी फील्ड हो, हमारा काम हो, भाई साहब का काम हो और तमाम काम हो, तो संघर्ष जो तपन होती है वो सबको करना ही पड़ेगा, उस रास्ते से सबको गुजरना ही पड़ेगा। इंतजार करिए, सबका वक्त आता है, सबकी बारी आती है। यही अंजुम जी कहना चाहते हैं, यही हम भी कहेंगे। और सब सवाल हो गए भाई? अरे नहीं, आप कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। अंजुम भाई को वापस भी नहीं, आप कुछ नहीं, आप यार उनको जाना है वापस, यार मुझसे बहुत भूले हुए हैं, खुश हो जाए। हाँ सर, जैसे मतलब कप्तान सीरीज में आपने काम किया, तो आपने कविता कौशिक जी के साथ भी काम किया है, तो उनको हम लोगों ने देखा है FIR के चंद्रमुखी चौटाला के कैरेक्टर में, पर इसमें जो उन्होंने काम किया वो किरदार बिल्कुल अलग है। तो मतलब एज अ व्यूअर उनसे एक रिक्वेस्ट पहुंचानी थी उन तक कि FIR कब आ रहा है दोबारा।
चंद्रमुखी चौटाला के फैन है, सिफारिश लगा रहा हूं। और ये उनके फैन है और मुझसे पहुंचवाना चाह रहे हैं कि वो कब आएगा। मतलब यार इतना यार बोल लीजिएगा भाई। नहीं बिल्कुल, मैं बिल्कुल उन तक आपका संदेश जो है मैं बिल्कुल पहुंचा दूंगा। और मैं खुद जानना चाहूंगा कि भाई आपका इतना पॉपुलर शो जो आया था दोबारा कब आ रहा है। जाते जाते एक डायलॉग जो आपका फेवरेट है मिर्जापुर का, जो आपको लगता है यार ये क्या डायलॉग था, अपना भी और किसी और का हो भी सकता है। सोचना पड़ेगा कौन सा डायलॉग था, कौन सा भैया आप लोग ही बताइए कुछ आगे। कितने कप्तान? ये तो कप्तान कप्तान का बता दीजिए। हाँ कप्तान में वो एनकाउंटर वाला वो उसको पूछता है कि भाई क्या है कि एक तो वो है कि भाई अब सड़क जा रही थी वहां से, हमने यहाँ को मोड़ दी, अब इसके बीच में जिसके भी खेत आ रहे हैं गलती उसी की है, हमारी ना है। है ना। तो ये एक उसमें ये था। बाकी मिर्जापुर का कौन सा लाइन है यार जो फेमस है, काफी है अभी याद नहीं आ रही इस समय। आपकी फेवरेट जो किसी की अपनी नहीं किसी की भी हो सकती है। याद है ज्यादा ही फेवरेट लग रहा है। हैं? नहीं तुम बेटा थोड़ा पढ़ो लिखो आईएएस बनो जाके। मेरा तो फेवरेट यही था कि भैया पढ़ो ले, क्योंकि ये इतना ज्यादा कल्चरली वैलिड है ना, रूटेड है, तो सही है कि भैया कुछ पढ़ो पढ़ो आईएएस बनो। तो आप सबसे भी हमारी दरख्वास्त यही है कि जाइए, थोड़ा हो गया वीडियो, जाइए थोड़ा पढ़िए लिखिए, आईएएस बनिए जाके। मजाक है। अंजुम जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बातचीत रही हमारी और मजा आया बात करके। होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे पास आके। बहुत अच्छा लगा यार, मतलब उम्मीद से ज्यादा, और बहुत अच्छा लगा, मजा आया। हमारी बातचीत भी, सबके साथ बातचीत करना मजा तभी आता है जब आप ही जो बोल रहे हैं सामने भी लोग सुन रहे हैं, वो पूछ रहे हैं, तभी बातचीत असल में तो ऐसी ही होती है। तो मजा आया, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। फिर आप आए और नाम याद कर लीजिए, ये शरद शुक्ला नहीं है, ये अंजुम शर्मा है। सबको याद रखना है। थैंक यू सो मच। तो आपको ये बातचीत कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि जो हमने आज एक नया क्षेत्र खोल दिया है, अभी तक हम थोड़ा हार्डकोर ग्राउंड रिपोर्टिंग सब कर रहे थे, सिनेमा से जुड़े पहले दोस्त हमारे आए हैं, तो ये काम हमें जारी रखना चाहिए। इस बातचीत के बारे में आपका क्या ख्याल है? और भी क्षेत्रों के लोग हम लगातार प्रयास करेंगे लाने का, कुछ पॉडकास्ट करेंगे, तो उसके बारे में सजेशन आप देते रहिएगा। न्यूज़ पिंच आपका ही है, आप ही को इसको चलाना है, अपना काम करते रहेंगे। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे हमारे साथी ऋषि हैं जो पिछले 1 घंटे से बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं, अपना कैमरा संभाले। तुम्हारा कोई सवाल तो है नहीं यार? ऑफ कैमरा पूछोगे? ठीक है, ऑफ कैमरा पूछेंगे। थैंक यू सो मच।